तुझे छोड़कर मैं परेशान हूँ, तेरी बेरुखी पे मैं हैरान हूँ। मचल कर गले से लगा ले मुझे, मैं रूठा हुआ हूँ, मना ले मुझे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी उस फनकार की, उस कलाकार की, उस संगीतकार की, उस निर्माता की, उस निर्देशक की, उस गायक की, जिनकी शख्सियत, जिनकी आवाज़ उनके चाहने वालों के दिलों में कयामत तक गूंजती रहेगी। तन भीगा है, सर गीला है। इस आवाज़ के मालिक किशोर कुमार की आज कुछ बातें होंगी। जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, से पहले के याद तू आए, मेरी आँखों मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। अब हम बात करते हैं किशोर दा के वो आखिरी दिन के बारे में। 13 अक्टूबर सन 1987 ये वो दिन था जब हमने किशोर दा को खोया था। उसे हम किस्मत का खेल कह सकते हैं। उस दिन किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार यानी दादा मुनि का जन्मदिन था। उस दिन अशोक कुमार अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहते थे क्योंकि उसी साल उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। उस दिन किशोर दा ने दादा मुनि को फ़ोन किया कि दादा मुनि किशोर दा के घर पर आकर ही अपना जन्मदिन मना ले। उस दिन गांगुली परिवार के सबसे बड़े बेटे अशोक कुमार का जन्मदिन था, इसलिए वो गांगुली परिवार का सबसे खुशनुमा दिन था। इसलिए किशोर कुमार चाहते थे कि सब साथ मिलकर उस दिन को सेलिब्रेट करें, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वो खुशी का दिन मातम में बदल गया। उसी दिन किशोर दा को हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। उस दिन उनका बड़ा लड़का उनके पास मौजूद नहीं था। उनके बड़े बेटे अमित टोरंटो में शो के लिए गए हुए थे। अब अमित जी से सुनिए किशोर दा की वो भावुक कर देने वाली आखिरी बात। 6 अक्टूबर को मैं अमेरिका चला गया। 3 बजे का फ्लाइट था। उस रात को जब मैं जाने वाला था, मैंने उनके पैर छुए। वो सो गए थे। उठ गए, अरे चलो 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 ना बाबा, तुम सोए रहो ना, तुम क्या को उठ रहे हो? मैं तो आ रहा हूँ। बोला हाँ तुम कब आ रहे हो? बोले मैं आ रहा हूँ 13 को आ रहा हूँ। हाँ वो खंडवा जाएंगे, हाँ 20 तारीख को जाएंगे, एकदम सब फिक्स है, लेट मत करना और वीडियो फिल्म्स लेके आना। पूरा मुझे वीडियो फिल्म्स लिख के दिए थे। वीडियो फिल्म्स वाज हिज मतलब क्या बोल हॉबी। ही लव्ड वीडियो फिल्म्स। और जितने पुराने फिल्म्स थे सब लिस्ट मुझे बना के दिए। और ये देखो, ये मैंने बना के दिए। रात को 2 बजे मुझे नीचे छोड़ने आए। मैंने बाबा तुम क्यों आ रहे हो नीचे छोड़ने मुझे? गाड़ी तक छोड़ने आए। That was the last time I saw him. I embraced him. गाड़ी निकल गई, मैंने वेव किया। I saw that man standing. He waved at me. That was the last. And then आप लोग जानते हैं क्या हुआ। सब ठीक रहे और सब शांति रहे, कहीं किसी को दुख न मिले। आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, एक ऐसे गगन के तले। और वो भी तब जबकि उधार लेने वाला कोई कॉलेज का स्टूडेंट हो, और अगर वो शख्स किशोर कुमार खंडवे वाले हों तो फिर कहना ही क्या। अब कॉलेज की कैंटीन में किशोर दा की उधारी
10-20 पैसे से बढ़ते बढ़ते 5 रुपये 12 आना हो गई। अब जब भी कैंटीन वाला 5 रुपये 12 आने मांगता तो किशोर दा कैंटीन की टेबल बजा बजा कर कोई भी गाना सुना देते और निकल लेते। आगे चलकर जब उन्होंने चलती का नाम गाड़ी बनाई तो इस 5 रुपये 12 आने को किस खूबसूरती के साथ गाने में पिरोया ये तो आप जानते ही हैं। पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना। कब आए तुम? ये तो थोड़ी देर हुई। मुझे खबर भी नहीं की। गाड़ी जो ठीक कर रहा था। ठीक हो गई गाड़ी? हाँ, ये तो बस 2 मिनट का काम था। तुम्हारा भाई तो ठीक नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, वो किशोर कुमार जिन्हें बचपन से ही अपनी मिट्टी से प्यार था, अपनी मिट्टी से जुड़े इस कलाकार को अपनी जन्मभूमि से जो लगाव था वो इसी बात से समझा जा सकता है कि इनकी इच्छा थी कि इनकी मृत्यु के बाद इनकी अंतिम क्रियाएं इनकी जन्मभूमि पर ही की जाए। अपनी जन्मभूमि के प्रति इनका ये प्यार ही था कि अपने हर एक स्टेज शो की शुरुआत में ये अपने जन्म स्थान का नाम ज़रूर लेते थे। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 4 अगस्त 1929 में जन्मे आभास कुमार गांगुली, जिन्हें हम सब प्यार से किशोर कुमार यानी किशोर दा के नाम से जानते हैं, आज उनके बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो रोचक किस्से बनकर उतने ही मशहूर हैं जितने कि उनके गायक गीत। तो पहले बात उनके अभिनय की। किशोर दा के बड़े भाई दादा मुनि यानी अशोक कुमार पहले से ही उस समय की बम्बई और आज की मुंबई की फिल्मी दुनिया में एक स्थापित कलाकार थे। तो जब किशोर दा बड़े हुए तो दादा मुनि ने उन्हें अपने पास बुला लिया, ये सोचकर कि यहाँ बम्बई में रहेगा तो एक्टिंग वगैरह में लग जाएगा, कुछ काम धंधा चल पड़ेगा, 4 पैसे कमा लेगा। सो ऐसा ही हुआ, छोटे मोटे रोल मिलने लगे और काम चलने लगा। लेकिन किशोर दा का मन एक्टिंग में बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि वो तो गायक बनना चाहते थे। बचपन से जब से उन्होंने गाना गुनगुनाना शुरू किया था तब से वो के सहगल के फ़ैन थे और उन्हीं की तरह गाया भी करते थे। इसलिए जब भी उन्हें फिल्मों में अभिनय का मौका मिलता तो बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें शूटिंग में किया करते, शरारतें करते थे ताकि डायरेक्टर उन्हें फिल्म से निकाल दे। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी हुआ नहीं। उनकी अजीब से अजीब हरकतें भी पसंद की जाती थी और धीरे धीरे उनका ये स्टाइल बन गया। आखिर एक दिन दादा मुनि को भी ये बात समझ में आ गई कि किशोर दा की ज़्यादा रुचि जो है वो गाने में है। तो उन्होंने संगीतकार खेमचंद प्रकाश से कहा कि अब मैं अपने छोटे भाई किशोर को आपके पास भेज रहा हूँ, उसे सुनिए, अगर आपको उसमें गाने की प्रतिभा दिखाई दे तो मौका दीजिएगा। संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने किशोर दा को सुना और थोड़ी बहुत बारीकियाँ बताने के बाद अपनी फिल्म में गाने का मौका भी दे दिया। उस समय वो फिल्म ज़िद्दी के लिए संगीत दे रहे थे। ये वही फिल्म थी जिसमें देवानंद ने पहली बार काम किया था और इसी फिल्म से देव साहब ने भी अपनी पारी की शुरुआत की। किशोर दा जो कि के.एम. सहगल के ज़बरदस्त फ़ैन थे, इसलिए वो भी सहगल जी के अंदाज में ही गाते थे। आगे चलकर जब वो संगीतकार सचिन देव बर्मन के संपर्क में आए तो सचिन दा ने उन्हें समझाया कि भाई देखो, तुम्हें अपना खुद का एक स्टाइल डेवलप करना चाहिए। किशोर दा ने भी बहुत जल्द ऐसा कर लिया। फिल्म चलती का नाम गाड़ी के निर्माण से जुड़ा एक किस्सा सुनिए। 50 के दशक में किशोर दा अभिनय भी कर रहे थे, गाने भी गा रहे थे, मतलब ये कि अच्छी खासी कमाई हो रही थी। लेकिन अच्छी खासी कमाई के बाद भी किशोर दा बड़े चिंतित थे। उन्हें ये बात चिंता में डाल रही थी कि अच्छी खासी कमाई यानी अच्छा खासा इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स का तो जैसे किशोर दा को मानो कोई फोबिया हो। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक उल-झलुल सी फिल्म बनाई जाए जो फ्लॉप हो जाए, और जब वो फ्लॉप हो जाएगी तो हम इनकम टैक्स देने से बच जाएंगे। तो दोस्तों किशोर दा ने अपने दोनों भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार को लेकर फिल्म बना डाली। फिल्म का नाम था चलती का नाम गाड़ी। लेकिन रिलीज़ के बाद फिल्म ऐसी चली किशोर दा की चिंता और बढ़ गई।
जहाँ भी लगती रुपयों की बरसात हो जाती। आखिर थक हार कर इस फिल्म के पूरे राइट्स किशोर दा ने अपने सेक्रेटरी अनूप शर्मा के नाम कर दिए। अब ये तो वही बात हो गई कि जाना था जापान और पहुंच गए चीन। दोस्तों चलिए अब उस हिस्टोरिकल गाड़ी में वापस चलते हैं इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज। किस्सा उन दिनों का है जबकि किशोर दा कॉलेज में खासे फेमस हो चुके थे। चुलबुले, शरारती और मजाकिया तो थे ही, ऊपर से गाने का ज़बरदस्त टैलेंट। अक्सर उनके साथी उनसे गाने की फरमाइश करते रहते और किशोर दा भी कभी किसी को निराश नहीं करते थे। लेकिन किशोर दा कॉलेज के किसी भी जलसे में कभी भी स्टेज पर गाना नहीं गाते थे। अब रीज़न क्या था ये तो मैं ठीक से नहीं जानती दोस्तों, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शुरू में उन्हें स्टेज से डर लगता था। स्टेज पे वो गाना गाने में बहुत घबराते थे। बहरहाल उनके दोस्तों ने ज़िद पकड़ ली कि आज के प्रोग्राम में तो गाना ही पड़ेगा। जब किशोर दा ने देखा कि आज उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं गाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, गाना मैं स्टेज के विंग्स में खड़े होकर गाऊंगा और स्टेज पर मुंह कोई और चलाएगा। खैर दोस्तों, लोगों ने ये बात मान ली और जब लोगों ने ये बात मान ली तो जिसने गाना गाया उसको अच्छा खासा इनाम भी मिला। और फिर इसी सिचुएशन को किशोर दा ने इस्तेमाल किया अपने दोस्त महमूद साहब की फिल्म पड़ोसन में। मैं अभी आपको ये बताऊं कि किशोर कुमार को लेकर बहुत सी बातें, बहुत से किस्से मशहूर हैं। लोग इनको संकी, मुड़ी या कंजूस ये सब कहा करते थे। ऐसे कई मौके आए जबकि किशोर दा ने ये साबित किया कि वो कंजूस तो बिल्कुल नहीं थे, यारों के यार थे। जब राजेश खन्ना प्रोड्यूसर बने तो उन्होंने इनकी फिल्म में उनसे गाने का 1 रुपया भी नहीं लिया। इसी तरह सत्यजीत रे की बांग्ला फिल्म में भी गाने का उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ दोस्तों, किशोर दा की उस आदत को लेकर कि वो किसी भी फिल्म के गाने के पहले उसका पारिश्रमिक पेमेंट पहले ही ले लिया करते थे। और इसके लिए उनके और उनके ड्राइवर के बीच में, जिसका नाम अब्दुल था, एक कोड वर्ड था कि चाय पी ली। तो जब वो अब्दुल से पूछते थे कि चाय पी ली और अगर उसने कहा कि हाँ पी ली, इसका मतलब पेमेंट मिल गया और किशोर दा गाना गा देते थे। एक फिल्म थी कहते हैं मुझको राजा। इस फिल्म में विश्वजीत हीरो थे और इसके प्रोड्यूसर भी विश्वजीत थे। गाने की रिकॉर्डिंग करनी थी। उस दिन विश्वजीत आ नहीं सकते थे। प्रोडक्शन का जो बंदा था वो भी नया था और उसको इस कोड वर्ड के बारे में मालूम नहीं था। अब किशोर दा जब गाने के लिए माइक पर गए तो अब्दुल से पूछा उन्होंने कि चाय पी ली। अब्दुल ने कहा नहीं। जब ये बात प्रोडक्शन वाले को मालूम चली तो उसने चाय दे दी। अब ऐसा करते करते अब्दुल को प्रोडक्शन वाले ने लगभग 15 या 20 कप चाय पिला दी। अब प्रोडक्शन वाला भी हैरान था कि इस बंदे को चाय पिलाए जा रहा हूँ और ये कह रहा है कि चाय नहीं पी। अब गीतकार जो थे वो मजरूर सुल्तानपुरी साहब थे। बीच में किशोर दा ने फटाफट, उन्हें टाइम पास करना था, गाना रिकॉर्ड करना नहीं था, तो उन्होंने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, आप ये मुझे कागज़ दे दीजिए गाने का, मैं देख लेता हूँ। जब उन्हें पेमेंट नहीं मिली तो किशोर दा और अब्दुल कहीं गायब हो गए। विश्वजीत साहब आए और उन्होंने पूछा गाना रिकॉर्ड हुआ? बोले नहीं, ऐसी बात है। तो उन्होंने सर पकड़ लिया और उन्हें कहा कि अरे भैया, चाय पीली का मतलब पेमेंट। तो उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था। खैर दोस्तों, अगले दिन फिर रिकॉर्डिंग फिक्स हुई। विश्वजीत साहब ने मनाया, आए वो। आते ही उन्होंने कहा हाँ भाई अब्दुल चाय पी ली? यार विश्वजीत साहब खुद वहाँ पर थे। अब्दुल ने कहा हाँ चाय पी ली। बस फिर तो उन्होंने कहा लाइए मजरूर साहब गाना दीजिए। बोले गाना तो कल आपको दे दिया था मैंने। अरे बोले वो तो मैं कार में रखाया। तब अब्दुल ने कहा कि अरे कल जब हम जा रहे थे तो हमने वड़ा पाव रास्ते में खाया था और आपने उसी कागज़ से हाथ पोंछकर फेंक दिया वो आपने। अब दोस्तों क्या स्थिति रही होगी विश्वजीत साहब की और मजरूर साहब की। गाने की दूसरी कॉपी थी नहीं उस ज़माने में और ज़ेरोक्स वगैरह तो होता नहीं था। बहरहाल 2 घंटे के अंदर किशोर दा ने वो गाना खुद लिखा और 1 टेक रिकॉर्डिंग की और वो हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन रैप सॉन्ग माना जाता है। प्यार से ये जहां
मिलके रहे। मैं आपको दोस्तों एक और किस्सा सुनाती हूँ। बात है फिल्म रागिनी की, जिसके संगीतकार ओ.पी. नैयर। किशोर दा के बारे में ये मशहूर था कि ये बड़े चुलबुले से हल्के फुल्के गाने गाते हैं। कुल मिलाकर बात ये थी कि बहुत से संगीतकारों को बहुत भरोसा नहीं था उस शुरुआती दौर में किशोर दा की प्रतिभा पर। तो इस फिल्म रागिनी में, जिसके कि हीरो खुद किशोर कुमार थे, एक क्लासिकल सॉन्ग था। ओ.पी. नैयर साहब ने कहा कि नहीं, ये गाना तो रफ़ी साहब ही गाएंगे। तब ये एक गायक के लिए बड़ी दर्द की बात होती है, लेकिन किशोर दा बड़े महान इंसान रहे। उन्होंने कोई ऐतराज़ नहीं किया और फिर रफ़ी साहब ने गाना गाया किशोर दा के लिए फिल्म रागिनी में। मन मोरा बाबरा, मन मोरा बाबरा। दोस्तों, एस.टी. बर्मन साहब किशोर दा को बहुत प्यार करते थे, बहुत भरोसा करते थे उन पर, और किशोर कुमार के लिए भी वो बहुत आदरणीय और पूजनीय थे। बात उन दिनों की है जब एस.टी. बर्मन साहब बहुत बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे और गाना रिकॉर्ड करना था फिल्म मिली का, बहुत अर्जेंट था। अब बर्मन दा नहीं जाएंगे तो गाना कैसे रिकॉर्ड होगा, लेकिन किशोर दा पर इतना भरोसा था उन्होंने कहा नहीं, किशोर वैसा ही गाएगा जैसा मैं चाहता हूँ। एस.टी. बर्मन का ये अंतिम गाना था। जाकर किशोर दा ने वो गाना रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद उस गाने का स्पूल रिकॉर्ड वगैरह लेकर वो हॉस्पिटल आए, गाना उनको सुनाया और बर्मन दा की आंखों से आंसू आए। उन्होंने कहा, बेटा तूने वैसा नहीं जैसा मैं चाहता था, बल्कि उससे भी बहुत अच्छा गाना गाया है। दोस्तों, किशोर दा के बारे में क्या कहें, कितना कहें, बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ है। उनके चाहने वाले सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमने अभी भी बहुत कुछ नहीं कहा। फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर कुछ और भी बातों के साथ हाजिर होंगे। दोस्तों, 13 अक्टूबर 1987 को हार्ट अटैक आने की वजह से किशोर दा ने इस पानी दुनिया को अलविदा कह दिया।